बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे रिएक्शन काइनेटिक्स। तो रिएक्शन काइनेटिक्स केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम कहते हैं जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने थोड़ा सा अंदाज़ा और आइडिया लिया था केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, जब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था। तो याद करें, वहाँ भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है। रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आसान लफ्जों में आप जानना चाहते हैं तो ये याद रखें, रिएक्शन की स्पीड को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि स्पीड आपने फिजिक्स में पढ़ी है कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो उसकी स्पीड कहलाता है। जैसे कोई गाड़ी 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे 1 मिनट में, तो उसको हम क्या कहेंगे, 60 किलोमीटर पर 60 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है, तो उसको अगर आप 60 मिनट से डिवाइड करेंगे तो पर मिनट उसका 1 किलोमीटर डिस्टेंस बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट जितना फासला तय करती है पर यूनिट टाइम, वो उसकी स्पीड कहलाती है। अब रिएक्शन की जब हम बात करेंगे तो रिएक्शन ने कोई डिस्टेंस ट्रैवल तो करना नहीं होता, तो रिएक्शन की स्पीड का अंदाज़ा हम फिर कैसे लगाएंगे। तो रिएक्शन की स्पीड का अंदाज़ा हम इस बात से लगाएंगे कि आपने रिएक्शन को सपोज 100 मोल से स्टार्ट किया। अगर आपने एक रिएक्शन को 100 मोल से स्टार्ट किया, दूसरा रिएक्शन है उसकी अमाउंट भी 100 है, तीन रिएक्शन हमने ले लिए, तीनों रिएक्शंस को हमने 100 मोल्स से स्टार्ट किया है। अब क्या हुआ कि 1 सेकंड के बाद रिएक्टेंट्स की अमाउंट इसमें से 10 प्रोडक्ट्स में चले गई और 90 मोल्स पीछे रह गई 1 सेकंड के बाद। अब दूसरा रिएक्शन जो था उसकी भी 100 अमाउंट थी, लेकिन उसका रिएक्शन की 1 सेकंड के अंदर 20 मोल्स प्रोडक्ट्स में चले गए, तो पीछे कितने रह गए, 80 मोल्स पीछे रह गए। इसका मतलब है इसने 1 सेकंड में ज्यादा तेजी से प्रोडक्ट्स बनाई हैं। जबकि तीसरा रिएक्शन है जिसमें 1 सेकंड में 30 मोल्स प्रोडक्ट्स में चले गए हैं, तो पीछे कितने रह गए, 70 मोल्स। यानी कि तीनों रिएक्शन डिफरेंट थे, इन्होंने कोई डिस्टेंस तो ट्रेवल नहीं किया, लेकिन हम अंदाजा फिर भी लगा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जिस रिएक्शन में 30 मोल्स 1 सेकंड में प्रोडक्ट्स में गए हैं उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, और यहाँ 20 मोल्स पर सेकंड प्रोडक्ट्स में गए हैं, इसकी स्पीड थोड़ी कम है। इस केस में 10 मोल्स पर सेकंड प्रोडक्ट्स में गए हैं, तो इसकी स्पीड थोड़ी और कम है। सबसे कम स्पीड फिर इस रिएक्शन की हुई, इसकी सबसे ज्यादा हुई। तो इसका मतलब है रिएक्शंस के अंदर जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो उसकी स्पीड का अंदाजा फिर हम किस बात से लगाते हैं, डिस्टेंस टू ट्रेवल रिएक्शन ने करना कोई नहीं है, तो इसका मतलब है रिएक्टेंट्स कितनी तेजी से प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, इससे अंदाजा लगाएंगे रिएक्शन की स्पीड क्या है। जैसा कि यहाँ आपने पहले केस में देखा कि रिएक्शन बहुत स्लोली, मतलब 10 मोल्स पर सेकंड की स्पीड से प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, तो ये रिएक्शन 10 सेकंड में जाके खत्म होगा। इसी तरह यहाँ 20 मोल्स पर सेकंड प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, तो ये 5 सेकंड के बाद रिएक्शन खत्म हो जाएगा और वो 10 सेकंड के बाद खत्म होगा। ठीक है, इसी तरह इसको ये सेक्शन और जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि इसके 30 मोल्स पर सेकंड प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, तो इसके 3 पॉइंट समथिंग मोल्स में ही ये रिएक्शन खत्म हो जाएगा, पॉइंट सेकंड में खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ रिएक्शन जल्दी खत्म हो जाएगा, इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा है। सेम इसी तरह जब आप कोई कंपटीशन करवा देते हैं किसी 3-4 लोगों के दरमियान कि खाने की स्पीड किसकी ज्यादा है, आप उनके सामने कोई एप्पल्स रख देते हैं कि 10-10 एप्पल्स रख दिए, तो देखेंगे जी 1 मिनट में ज्यादा एप्पल्स कौन खाता है। तो वहां पे भी खाने की स्पीड जो मेजर करेंगे उसमें कोई डिस्टेंस तो ट्रेवल करना नहीं है, तो इसका मतलब है वहां फिर हम देखेंगे कि 1 मिनट के अंदर ज्यादा एप्पल्स किसने खाए हैं। तो इसी तरह यहाँ पे भी स्पीड का अंदाजा एक बंदे ने, उनमें से एक बंदा जो है वो 2 एप्पल खा लेता है 1 मिनट में, एक 3 एप्पल खा लेता है 1 मिनट में, एक 4 एप्पल खा लेता है 1 मिनट में। तो जिसने 1 मिनट में 4 एप्पल्स खाए उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है यहाँ पर रिएक्शन की स्पीड का अंदाजा जब हम लगाएंगे केमिकल रिएक्शंस में, तो वहां रिएक्शन की स्पीड का अंदाजा किस बात से लगाएंगे, रिएक्टेंट्स में कितना चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम। इसको यहां पहले डेफिनेशन देख लें, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स, या रिएक्टेंट्स में भी चेंज आ सकती है, प्रोडक्ट्स में भी चेंज आ सकती है। जैसे कि यहाँ पे 10 मोल्स रिएक्टेंट्स के कम हुए हैं, मैं कह रहा हूँ उस वक्त शुरू जब किया था, फर्ज करें ए अमाउंट हमारे पास कितनी थी रिएक्टेंट्स की 100, और बी उस वक्त प्रोडक्ट्स कितनी थी 0। इसका मतलब 100 में जब 10 डिक्रीज आया यहाँ पर, तो वो 10 किधर गया, वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया। यानी कि यहाँ पे ये अगर 10 डिक्रीज आया है 90 हो गया है, तो इधर ये 0 से बढ़ के 10 हो गया है।
इसका क्या मतलब हुआ कि जितना रिएक्टेंट्स में डिक्रीज आता है उतना ही प्रोडक्ट्स में इंक्रीज होती है। ये बात आपने याद रखनी है। तो इसका मतलब हुआ, तो रेट ऑफ रिएक्शन फिर क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, जिसको मैं स्पीड कह रहा हूं, स्पीड ऑफ रिएक्शन अब आपने ध्यान में रखना है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, टाइम टेकन फॉर चेंज, वो चेंज करने के लिए जितना टाइम लगा है उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे डिस्टेंस आप ट्रैवल करते हैं तो उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वो आपकी स्पीड आ जाती है। सेम इसी तरह जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो हम यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल की बात नहीं करेंगे, हम कहेंगे कंसंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है पर यूनिट टाइम या टाइम टेकन फॉर दैट चेंज, उसको हम क्या कह देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो फर्ज करें यहाँ 10 मोल्स पर सेकंड रिएक्टेंट्स चेंज हो रहे हैं, इस केस में 20 मोल्स पर सेकंड प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, तो इस केस में 30 मोल्स पर सेकंड प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 30 मोल्स पर सेकंड, 20 मोल्स पर सेकंड, 10 मोल्स पर सेकंड रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, या 10 मोल्स पर सेकंड प्रोडक्ट्स बन रही हैं। 10-20 मोल्स पर सेकंड इस केस में प्रोडक्ट्स बनेंगी, 30 मोल्स पर सेकंड प्रोडक्ट्स बनेंगी। तो क्या मतलब समझ आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा हमने रिवाइज भी कर लिया कि फिजिक्स में भी आपने पढ़ा हुआ है, स्पीड को ही हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, ये अंदाजा होना जरूरी था। तो रिएक्शन काइनेटिक्स या केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें क्या करते हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं। एक तो बात ये तय होगी कि रिएक्शन की स्पीड को हम स्टडी करते हैं। अब रिएक्शन की जो स्पीड है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि एक अच्छा केमिस्ट होने के नाते, एक अच्छा केमिस्ट होने के लिए अगर हम किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हमें किसी भी वहाँ पे कोई चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि इस रिएक्शन की स्पीड को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमने प्रोडक्ट्स को इंक्रीज करना होता है तो कौन कौन से स्टेप्स को हम कंसिडर करें, तो कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई करें कि हमें यील्ड मैक्सिमम हासिल हो, जो प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम हासिल हो। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, ये सबसे पहला फैक्टर है कि रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए रिएक्टेंट्स की नेचर बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन आयनिक रिएक्शंस हैं या कोवलेंट रिएक्शंस हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के एटम्स की, फर्स्ट ग्रुप जो प्रोडक्ट टेबल है उसकी मेटल एटम्स रिएक्शन कर रही हैं, या सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं, या मेटल्स का रिएक्शन है या नॉन मेटल्स का रिएक्शन है। तो ये हम तफसील से पढ़ेंगे इस चैप्टर के लास्ट में जाके। फिलहाल ये भी हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीजें रिएक्शन को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये भी हमने लॉ में सेक्शन में पढ़ा हुआ है कि जितनी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन आप ज्यादा करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा कंटेनर में मौजूद होते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ती हैं, बॉन्ड ज्यादा ब्रेक होते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट्स बनती हैं। क्योंकि रिएक्शन होने के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बॉन्ड्स का, ओल्ड बॉन्ड्स का ब्रेक होना और नए बॉन्ड्स का बनना। तो इसलिए जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितनी ज्यादा होगी कोलिजन ज्यादा होगी, कोलिजन ज्यादा होने से बॉन्ड ज्यादा ब्रेक होंगे, नए ज्यादा बनेंगे, इससे भी रिएक्शन की स्पीड अफेक्ट होती है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया जितना ज्यादा करेंगे रिएक्शन उतना ही ज्यादा होता है, जितना सरफेस एरिया कम करेंगे रिएक्शन की स्पीड उतनी ही कम होगी। इसको भी तफसील से हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है हमारा ये। टेम्परेचर भी आपको पता है कि रिएक्शन की स्पीड को अफेक्ट करता है। तो इसी तरह लाइट है, इसके ऊपर भी रिएक्शन डिपेंड करते हैं। वो रिएक्शन जो लाइट की मौजूदगी में होते हैं जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसकी तफसील हम सारी वन बाय वन चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन तमाम फैक्टर्स को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो फिर रिएक्शन काइनेटिक्स क्या हुई, केमिकल काइनेटिक्स किस भी इसको कहते हैं, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करते हैं और इन तमाम फैक्टर्स को स्टडी करते हैं विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। एक बात ये होगी। उसके बाद शुरू में आप देखें बुक के चैप्टर के इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जो है वो वेरी फास्ट और रैपिड रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जो इमीडिएटली हो जाते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाते हैं। जैसा कि सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाएं तो सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट्स प्लस सोडियम नाइट्रेट इमीडिएटली इवन 10 रेज पर -6 सेकंड के अंदर ये हो जाता है, इतना फास्ट रिएक्शन होता है। इसमें एसिड बेस रिएक्शन है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ये भी एक फास्ट रिएक्शन होता है, वेरी रैपिड रिएक्शन होता है। उसके बाद मॉडरेट रिएक्शंस होते हैं जिसमें रिएक्शन थोड़ी दरमियानी स्पीड के साथ होते हैं, जिसको हम ज्यादातर स्टडी करते हैं। वो क्या है, एस्टिक एसिड को अल्कोहल से जब ट्रीट करें तो एस्टर फॉर्मेशन होती है और साथ वाटर बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट,
ये हमने पहले भी रिएक्शन डिस्कस किया हुआ है। तो एस्टेरिफिकेशन भी इसको कहते हैं, एस्टर फॉर्मेशन भी कहते हैं। ये मॉडरेट स्पीड के रिएक्शन है। इस तरह हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में जितने रिएक्शन पढ़े थे वो सारे मॉडरेट स्पीड वाले थे। उसके बाद वेरी स्लो रिएक्शन, जिसमें जो है वो महीनों और साल लग जाए रिएक्शन को होने के लिए, उसको हम वेरी स्लो रिएक्शन कहते हैं। इनको हम बहुत कम स्टडी करते हैं, इनको हम डिटरमिन करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, बहुत फास्ट होते हैं। जबकि ये रिएक्शन जो है मॉडरेट स्पीड वाले, इन पे ही हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। उसके बाद ये जो वेरी स्लो रिएक्शंस हैं, इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन आप देखते हैं कि लोहे को जब जंग लगता है तो एकदम नहीं लग जाता, कितनी टाइम लग जाता है उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने के लिए। तो कितने सालों बाद जाके वो उसको जो है वो उसके डैमेजिंग ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। शुरू में आप देखें आहिस्ता आहिस्ता इतना नुकसान नहीं होता। फिर आपने एक टर्म पढ़ी होगी केमिकल विदरिंग ऑफ स्टोन। ये जो मार्बल और संगे मरमर की जो इमारतें हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो जो एसिड रेन है, जो हमारे एनवायरनमेंट में एसिड के ड्रॉप्स हैं, जो पोल्यूशन की वजह से वो एसिड के ड्रॉप्स, जिसको हम एसिड रेन कहते हैं, वो जो उस मार्बल की जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर जाके फॉल करते हैं, तो उसकी जो है वो लीचिंग होती है, उसकी सरफेस जो है वो डिके होता है उस सरफेस का, जो एसिड बेस्ड रिएक्शन की वजह से। तो उसको भी हम, वो भी प्रोसेस बहुत स्लो होता है। ये नहीं कि आज ही आपने मार्बल लगाया तो परसों खराब हो जाएगा, काफ़ी साल लग जाते हैं उसकी सरफेस को खराब होने के लिए। तो ये हमारे पास ये इंट्रोडक्शन भी हो गया सारा। और रेट ऑफ रिएक्शन को हमने क्या पढ़ लिया, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। इसको हम लिखते कैसे हैं, डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टाइम। या स्मॉल डेल्टा सी और स्मॉल डेल्टा टी भी इसको लिखते हैं, डी टी ओवर डी सी ओवर डी टी भी लिख सकते हैं। अगर आपने कंसंट्रेशन को सी से रिप्रेजेंट किया, अगर एक्स से रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे डी एक्स ओवर डी टी भी लिख सकते हैं। कई बुक्स में डी एक्स ओवर डी टी भी लिखा होगा। तो ये हमारे पास लार्ज चेंज के लिए होता है कंसंट्रेशन में, जो बड़ी चेंज है अगर, और स्मॉल चेंज है तो उसके लिए हम स्मॉल डी का इस्तेमाल करते हैं। उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी आप देख सकते हैं कि ए रिएक्टेंट्स की अमाउंट 100 है, देखें यहाँ पे ए रिएक्टेंट की अमाउंट 100 है और प्रोडक्ट्स बी की अमाउंट यहाँ पे 0 है। तो रिएक्टेंट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो जो वक्त गुजरेगा, जैसे मैंने बताया 10 1 सेकंड के बाद 9 मोल्स 90 रह गए, फिर 80 रह गए, फिर 80 रह जाएंगे यहाँ पर, फिर 70 60 50 40 30 20 और ये 0। जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब रिएक्टेंट्स सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो इसका मतलब है ये जो 100 थी अमाउंट, ये 0 पे आ जाएगी। देखिए 100 से कम होती होती है, कहाँ पे आ गई, 0 पे आ गई। और ये अलग से प्रोडक्ट्स का ग्राफ है। तो उसी टाइम के साथ साथ जब 1 सेकंड के बाद यहाँ पे ये 90 हुआ था, 10 कम हुए थे, तो इधर 10 इजाफा हो गया था। इधर 20 हुए थे कम 2 सेकंड के बाद, यहाँ 20 इजाफा हो गया था। इसका मतलब क्या हुआ, हर सेकंड के बाद जो है रिएक्टेंट्स में कमी आती जा रही है और प्रोडक्ट्स में इजाफा होता जा रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जितनी रिएक्टेंट्स में कमी आएगी उतना ही प्रोडक्ट्स में इजाफा होगा। जितना रिएक्टेंट्स डिसअपीयर होंगे उतना ही प्रोडक्ट्स अपीयर होंगे, ये बात याद रखनी है। तो यहाँ ये कम होता होता कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा, और ये बढ़ता बढ़ता एंड पे मैक्सिमम 100 हो जाएगा। इसका मतलब है अगर रिएक्शन आइडियल कंडीशंस पे हो रहा है, कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई उसमें अमाउंट ज़ाया नहीं हो रही, तो इसमें तमाम 100 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स 100 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये आइडियल सूरत हाल में ये ग्राफ बनेगा। अगर इन दोनों को मैं इकट्ठा करूं तो ये ग्राफ है। ये ग्राफ हमने, आपको याद होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, लेकिन वहां हमने यहाँ से आगे कांस्टेंट कर दिया था, क्योंकि वहां पर रिएक्शन हमने कहा था कंप्लीट नहीं होता। फर्ज करें ये 100 से शुरू किया आपने और ये 20 तक 30 तक 50 तक आके रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेता है, जिसको हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा था। उस केस में जब आप ग्राफ बनाते हैं तो आपको याद होगा हमने कहा था कि यहाँ पे आके ये रिएक्टेंट्स ऐसे सीधा हो जाएगा ग्राफ और ऐसे सीधा हो जाएगा। क्या मतलब कि यहाँ तक प्रोडक्ट्स बनी, उसके बाद फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गए, उनकी स्पीड इक्वल हो गई, जिससे ये रिएक्टेंट्स अब मजीद, अब इसको कम होना चाहिए था, नहीं हुआ, इसको मजीद बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये बढ़ा नहीं, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल हो चुका है। और रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा होता है और डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, जिससे जो प्रोडक्ट की अमाउंट एक खास अमाउंट बनने के बाद कांस्टेंट हो जाती है और रिएक्टेंट्स की अमाउंट एक खास वक्त के बाद कम होने के बाद मजीद डिक्रीज नहीं होती, क्योंकि वहाँ रिवर्सिबल रिएक्शन एस्टेब्लिश या हो चुका होता है और इक्विलिब्रियम उनमें आ चुका होता है। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं
इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात, जिसमें रिएक्टेंट्स टोटल जीरो हो जाती हैं और प्रोडक्ट्स मैक्सिमम हो जाती हैं। ये आइडियल सूरत हाल है, नॉर्मली ऐसा होना जरूरी नहीं है, अगर जो है वो कुछ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये एक ग्राफ है जिसमें ये रिएक्टेंट्स देखें कम होते जा रहे हैं और प्रोडक्ट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखते हैं, इसकी और मजीद रिप्रेजेंटेशन इस रिएक्शन के लिए माइनस डेल्टा ए ओवर डेल्टा टी। क्या मतलब, डेल्टा का मतलब यहाँ पे चेंज है, चेंज इन ए में जो चेंज आएगी पर यूनिट टाइम वो माइनस होगी। क्या मतलब है इसका, क्योंकि रिएक्टेंट्स की जो अमाउंट है विद द पेस्ट, यहाँ 10 अमाउंट क्या हुई है, डिक्रीज हुई है, प्रोडक्ट्स में क्या हुई है, इंक्रीज। एक तरफ पहले अमाउंट पड़ी थी वहां कमी आई है, दूसरी तरफ कोई अमाउंट नहीं थी वहां इजाफा हुआ है, जीरो में इजाफा हुआ है तो वहां पॉजिटिव साइन आएगा। बी में जो चेंज आई है वो जीरो थी यहाँ पे और ये 100 थी। 100 में जब आपने 10 कम किए 90 हो गए, तो ये कम हुए ज्यादा हुए हैं, कम हुए हैं। तो जो कम हुए हैं इसलिए यहाँ पे जो ए में तब्दीली आ रही है, ए में जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज के लिए है, इसके साथ माइनस का साइन आएगा। जबकि प्रोडक्ट्स में क्या हो रहा है, जीरो थी उसमें बड़ी है, इजाफा हुआ है, तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव का साइन हम लिखते हैं हमेशा, ये बात आपने याद रखनी है। रिएक्टेंट्स के साथ जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे कि -10 मोल्स पर सेकंड ये कम हुए हैं, यानी कि 10 मोल्स पर सेकंड ये कम हुए हैं, प्रोडक्ट्स के लिए क्या लिखेंगे, 10 मोल्स पर सेकंड वो इंक्रीज हुए हैं। तो इसलिए इंक्रीज होने के लिए यहाँ पॉजिटिव आएगा। देखिए ये बढ़ रहा ग्राफ और ये फॉलिंग कर्व है, इसके लिए फॉलिंग कर्व है तो माइनस साइन, कमी का निशानी ये, और ये बढ़ रही है तो पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज हो रही है। जैसे मैंने लिखा है 5 मोल्स पर सेकंड ये क्या हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स डिसअपीयर हो रहे हैं, और 5 मोल्स पर सेकंड प्रोडक्ट्स क्या हो रही हैं, अपीयर हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पॉजिटिव का साइन आएगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन को आप इस ग्राफ से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्ज करें ये जो ग्राफ है ये प्रोडक्ट्स के लिए है, हम प्रोडक्ट्स के लिए भी रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर सकते हैं और रिएक्टेंट्स के लिए भी डिफाइन, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रिएक्टेंट्स के लिए डेफिनेशन है, ये प्रोडक्ट्स के लिए। अब फर्ज करें T1 टाइम पे जो कंसंट्रेशन थी वो थी x1, जब फर्ज करें T1 टाइम था 50 सेकंड्स, उस वक्त कंसंट्रेशन थी 50, जब टाइम T2 हो गया 60 सेकंड्स तो जो कंसंट्रेशन हो गई फाइनल हमारे पास 60 बढ़ गई। तो अब फाइनल माइनस इनिशियल करें, x2 माइनस x1, नीचे T2 माइनस T1, चेंज का मतलब यही होता ना। तो x2 हमारे पास 60 है माइनस 50, ओवर टाइम भी मैंने वही लिया था कि समझने में आसानी हो, 60 माइनस 50 तो 10 ओवर 10, आंसर क्या आया, 1 मोल पर सेकंड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रही है, बन रही है, इस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है। अब ये वाला ग्राफ देखें जो मैंने किसके लिए बनाया है, इसके लिए, रिएक्टेंट्स के लिए। इसमें देखें T1 टाइम जब 50 सेकंड था उस वक्त कंसंट्रेशन x1 ज्यादा थी, 60 थी, क्योंकि इसने तो कम होना है ना। अब जो ही टाइम आगे गुजरा 60 सेकंड्स हुए तो ये कंसंट्रेशन और कम हो गई, पहले x1 ज्यादा थी अब कम हो गई, ये x2 50 पे आ गई है। अब फाइनल माइनस इनिशियल करें तो x2 माइनस x1 करेंगे तो ये 50 है और ये 60, तो 50 माइनस 60 होगा यहाँ पे, 50 माइनस 60, लेकिन टाइम तो चूंकि बड़ा ही है इसलिए वो ऐसे ही आएगा, T2 माइनस T1 60 माइनस 50, तो 50 माइनस 60 करेंगे तो माइनस 10 आएगा, नीचे 10, तो माइनस 10 ओवर 10 क्या आ जाएगा, -1 मोल पर सेकंड। तो यहाँ साइन क्या आया, माइनस का आया, जो मैंने यहाँ बताया था, क्योंकि ये रिएक्टेंट्स के लिए है। तो रिएक्टेंट्स पहले ज्यादा होते हैं बाद में कम होते हैं, जब बाद में कम वाली वैल्यू को ज्यादा वाली वैल्यू में से, फाइनल को इनिशियल में से माइनस करते हैं तो आंसर हमारे पास माइनस में आता है, इसलिए इसको बोलेंगे 1 मोल पर सेकंड रिएक्टेंट्स डिसअपीयर हो रहे हैं, या माइनस नाम लिखे तो जब ये कहते हैं 1 मोल पर सेकंड रिएक्टेंट्स डिसअपीयर हो रहे हैं, अंडरस्टूड, इसका मतलब ये इसके साथ माइनस आना है। और जब हम कहते हैं 1 मोल पर सेकंड प्रोडक्ट्स अपीयर हो रहे हैं तो आप रिएक्टेंट्स के साथ माइनस का साइन लगाते हैं और प्रोडक्ट्स के साथ प्लस का साइन लगाते हैं, ये बात भी आपने यहाँ से सीख ली है। उसके बाद इसके यूनिट्स पे देखें जरा, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, डेल्टा सी ओवर डेल्टा डी क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन, तो डेल्टा सी क्या होता है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन के यूनिट होते हैं, और टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकंड। तो क्या यूनिट बने, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये भी आसान है। अगर रिएक्शन गैसियस फॉर्म में है तो गैसियस फॉर्म में जो गैसेस होती हैं उनका हम पार्शियल प्रेशर लेते हैं, तो वहां पर यूनिट हमारे पास क्या आ जाएंगे, एटीएम पर सेकंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट के प्रेशर के यूनिट होते हैं, एटीएम पर सेकंड आ जाएगा। उसके बाद
हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। तो देखें, हम अगर जब रेट ऑफ रिएक्शन हम डिटरमिन कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल अगर ले लेते हैं हम कि 10 सेकंड से लेके 60 सेकंड तक जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, T1 10 सेकंड है और T2 जो है वो 60 सेकंड है। तो इस इंटरवल के दरमियान जो रेट ऑफ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के दरमियान रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करेंगे उसको हम बोलेंगे एवरेज रेट। रेट डिटरमिन्ड बिटवीन टू स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स इज कॉल्ड एवरेज रेट, जिसकी हमने सारी बात की है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी या डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी। अगली बात, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी वन इंस्टेंट। या आपने वेलोसिटी पढ़ी थी अगर आपको याद हो, आपने क्या पढ़ते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो उसमें आपने देखा होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी आपने एक पढ़ी थी। उसमें क्या करते थे, आप कहते थे जो रेट ऑफ चेंज आप ले रहे हैं एक्सेलरेशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, उसमें जो चेंज इन टाइम है, इंटरवल ऑफ टाइम है, वो अगर जीरो को अप्रोच करे, यानी कि फर्ज करें T1 20 सेकंड है, T1 कितना है 20 सेकंड और T2 कितना है 20.000001। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लें T2 माइनस T1, तो 20.000001 माइनस 20 करेंगे तो क्या आएगा 0.000001। तो ये डेल्टा टी का जो डिफरेंस है वो 0.00001 आएगा। इसको हम कहेंगे ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो जब डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करे इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी वन इंस्टेंट, एक ही लम्हे जो रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करे। यानी कि पहली रीडिंग आपने ली कंसंट्रेशन की, जिस टाइम पे अगली रीडिंग पे वही ले लें, दूसरा टाइम भी इतना ज्यादा फर्क ना हो, जिसके लिए हम कहते हैं व्हेन इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी इज अप्रोचेस टू जीरो। मैंने मिसाल दे दिया 20 और T1 20, T2 20.00001, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डेल्टा टी का आंसर आएगा 0.00001। तो ये ऑलमोस्ट जीरो को अप्रोच करेगा। तो जब डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करे उस रेट ऑफ रिएक्शन को हम कहेंगे ये स्मॉल इंटरवल का रेट ऑफ रिएक्शन है। स्मॉल इंटरवल का रेट ऑफ रिएक्शन है तो उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी एक्स ओवर डी टी। उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, एक इंस्टेंट एक लम्हे के अंदर ही मालूम करने वाला रेट, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और ये कब वारंट करते हैं, जब डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करे। इसको डेल्टा से शो करते हैं, इसको स्मॉल डी से शो करते हैं, व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। अगली बात, जब रिएक्शन आप स्टार्ट करते हैं, ये बात आपने याद रखनी है, जब आप रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, जब रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, फर्ज करें आपने 100 मोल से रिएक्शन को स्टार्ट किया है, तो शुरू में चूंकि चैम्बर के अंदर, रिएक्शन चैम्बर के अंदर मॉलिक्यूल ज्यादा है, कोलिजन ज्यादा होंगी। जब कोलिजन ज्यादा होंगी बेटा तो याद रखें कि शुरू में ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे और प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगी, तो जो इंस्टेंटेनियस रेट होगा वो शुरू में ज्यादा होगा। जबकि एवरेज रेट तो होता है ना, पूरे टाइम में आप 1 घंटे में रिएक्शन हुआ है तो पूरे घंटे के अंदर आप देखेंगे कि कितनी स्पीड से रिएक्शन हुआ है, 1 घंटे में कितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में गए हैं। लेकिन जब आप इंस्टेंटेनियस रेट शुरू में मालूम करेंगे 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद, तो उस वक्त ज्यादा बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस हो रहा होगा, ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा होगा। ये देखें शुरू में स्लोप ज्यादा होती है, शुरू में स्लोप ज्यादा होती है, आगे जाके रिएक्शन की स्पीड क्या हो चुकी होती है, कम हो रही होती है, क्योंकि उस वक्त रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बहुत कम रह गई होती है, बॉन्ड की कोलिजन्स कम होती है, मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड ब्रेक कम होते हैं और नए बॉन्ड कम बनते हैं। इसलिए शुरू में जब आप इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस रेट शुरू में क्या होगा, याद रखें, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एवरेज रेट के। एवरेज रेट से इंस्टेंटेनियस रेट शुरू में ज्यादा होगा, लेकिन एट द एंड इंस्टेंटेनियस रेट लेस हो जाएगा एज कंपेयर टू एवरेज रेट। क्या मतलब, जब आप यहां करके इस पॉइंट पे अगर आप फाइंड करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, तो यहां चूंकि रिएक्शन बहुत स्लो हो चुका है, रिएक्टेंट्स की बहुत थोड़ी कंसंट्रेशन, बहुत स्मॉल क्वांटिटी प्रोडक्ट्स में जा रही है, अगर आप उस वक्त इंस्टेंटेनियस रेट ऑन द स्पॉट फाइंड करेंगे तो वो ऐसा आएगा कि बहुत कम रिएक्शन की स्पीड है। हालांकि जब एवरेज निकालते हैं तो अब यहां से लेके यहां तक सारे की निकालेंगे तो वो उस वक्त ज्यादा आ रही होगी। तो याद रखें, जब शुरू में निकालेंगे तो स्लोप ज्यादा है, मतलब चेंज ज्यादा आ रही है, चेंज ज्यादा आने का मतलब इंस्टेंटेनियस रेट शुरू में ज्यादा है, एंड पे देखिए स्लोप कम हो गई है, इसका मतलब है रिएक्शन स्पीड एंड पे जब आप ऑन द स्पॉट एट एनी वन इंस्टेंट फाइंड करेंगे तो वो कम आएगी। इससे पता चला एट द एंड इंस्टेंटेनियस रेट कम और उस वक्त एवरेज रेट ज्यादा हो रहा होगा, और जब स्टार्ट में करेंगे तो उस वक्त इंस्टेंटेनियस रेट ज्यादा और एवरेज रेट
कम होगा। जबकि एक बात नोट कर ले, जब डेल्टा टी आप इंटरवल ऑफ टाइम छोटा करते जाएं, डिक्रीज करते जाएं, तो जो एवरेज रेट है वो क्लोज हो जाता है किसके, इंस्टेंटेनियस रेट के। जितना आप इंटरवल ऑफ टाइम कम करते जाएंगे उतना ही, जितना आप इंटरवल ऑफ टाइम कम करते जाएंगे एवरेज रेट विल बी क्लोजर टू द इंस्टेंटेनियस रेट। और जब डेल्टा टी जीरो हो जाएगा एग्जैक्ट या उसके बिल्कुल करीब हो जाएगा तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो इक्वल हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमने डिस्कस की। इसमें कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, ये बेसिक्स थी, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। इस चैप्टर का ये स्टार्ट है, आगे मजीद इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज एवर चेंजिंग पैरामीटर। ये क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंटिन्यूस चेंज होता रहता है। उसकी वजह ये आप ग्राफ से देख सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस तरफ टाइम है, इस तरफ एक्स कंसंट्रेशन है। तो मैंने बताया था कि शुरू में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, जिस वजह से शुरू में नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होती हैं, बॉन्ड ज्यादा ब्रेक होते हैं। मैंने भी बताया था कि इंस्टेंटेनियस रेट भी ज्यादा होता है। तो हर लम्हे, फर्ज करें 100 थी तो कोलिजन ज्यादा होगी तो ज्यादा रिएक्शन की स्पीड होगी, ऊपर जाएंगे तो रिएक्शन की स्पीड थोड़ी कम। हर लम्हे चूंकि रिएक्टेंट्स चेंज हो रहे हैं, 100 से 90 हो गए तो नंबर ऑफ कोलिजन चेंज, तो बॉन्ड ब्रेकिंग चेंज और बॉन्ड फॉर्मेशन चेंज। इसी तरह जब 80 हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, हर लम्हे, इवन 80 से जब 78 होंगे, 78 से जब 77 होंगे, 76 होंगे, एवरी सिंगल सेकंड पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के चेंज होने से नंबर ऑफ कोलिजन्स चेंज होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस चेंज होगा, जिससे हर लम्हे जो है वो ये जो स्लोप चेंज होगी, यानी कि रिएक्शन की स्पीड चेंज हो जाएगी। तो इसको आपने याद रखना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है हर लम्हे जो है वो चेंज होता रहता है, इसलिए हम एवरेज रेट जो है उसकी बात करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक लेक्चर था, इसको आपने कंप्लीट सुनना है और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करना है। जो प्रॉब्लम्स हो आपने कमेंट्स में पूछ लेना है। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।